हेलो दोस्तों, मेरे सभी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, सीने में झड़कता हुआ जो हिस्सा है उसी का तो सारा किस्सा है। गुलजार साहब के इसी शेर के साथ में मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड, एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ में। मेरे चैनल, आपका चैनल, हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म स्टॉक एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। There we are. Let's go. That's the channel. मेरे जितने नए फैमिली मेम्बर्स इसमें जुड़े हैं उन सभी को मैं चाहूँगा कि एक बार ये इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके। डिस्क्लेमर सभी के लिए, नए और पुराने सभी सदस्यों के लिए। इन्वेस्टमेंट में जो दिखाया गया जो भी स्टॉक है, जो रिकमेंडेशन आपके अपने निजी वित्तीय सलाहकार के साथ में बातचीत करने के बाद ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं आप। और अगर आप इसको वो उचित समझें, वो आपको बता सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। इसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड जो भी है वो पूरा प्योरली इन्वेस्टमेंट करने वाला ट्रेडर का, इन्वेस्टर का खुद का होगा। मेरा, मेरे चैनल का या मेरी टीम का किसी भी सदस्य का इसमें कोई भी हिस्सा या भागीदारी नहीं होगा। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से प्रॉपर डिस्कशन और आ, 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 उनके इंफॉर्मेशन के साथ में ही आप इसके ऊपर ट्रेड करें। सो लेट्स गो विथ टुडेज स्टॉक। पर्दा उठता है। आज का स्टॉक है आपके सामने, ये रहा, इंडसइंड बैंक। नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं। फटाफट इसके बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स को आपके सामने रखता हूँ। 1994 में बनी हुई ये बैंक श्रीचंद पी हिंदुजा का प्रमोटेड ये बैंक है। और इसके साथ में उनके कुछ एनआरआई मित्र और उनके एनआरआई के उनकी कुछ कंपनीज भी थी, फॉरेन कंपनीज भी थी, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके शुरू में 100 करोड़ से ये बैंक स्टार्ट किया था 1994 में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे ही इन्होंने इंडसेंट नाम रखा है इसको, फॉर द यू नो टेक्निकल एंड हिस्टोरिकल एडवांसमेंट जो वहाँ से हमारे को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 38 मिलियन कस्टमर बोस्टफुली एक बैंक बताती है क्रॉस द कंट्री। इनके 38 मिलियन कस्टमर्स हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं और पीएसयूज भी हैं। अच्छा अच्छा नेटवर्क है इस बैंक का। करीब 2800 के आसपास ब्रांचेज और बैंकिंग आउटलेट्स हैं और करीब 3000 के आसपास इनके एटीएम्स हैं। और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा विलेजेस में ये बैंक प्रेजेंट है। और तीन स्पेशली जगह में इनका ऑफिस रिप्रेजेंटेशन भी है, लंदन, दुबई और अबू धाबी। तो अच्छा खासा रूरल और अर्बन और इंटरनेशनल प्रेजेंस इस बैंक का हो रहा है। और लाइफ टाइम हाई शेयर की बात करें तो 2038 का लाइफ टाइम हाई इसने अगस्त 2018 में अचीव किया था। और लाइफ टाइम लो जो अभी तक का था वो 8 रुपये 50 पैसा वे बैक 22-23 साल पहले सितंबर 2001 में इसको मिला था, 8.5 रुपये का लाइफ टाइम लो। बैंक निफ्टी में भी अपना एक प्रेजेंस ये बैंक रखती है 3.133% वेटेज के साथ में। बैंक निफ्टी में टोटल 12 बैंक्स हैं। और वो 12 बैंक्स जो बैंक निफ्टी के स्पेशली लिक्विडिटी और सर्टेन अदर पैरामीटर्स के साथ में जो फुलफिल होती है, जो इसमें एक ट्रेड का वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं, और उसका क्या मार्केट कैप है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने के बाद में वेटेज दी जाती है, उसको बैंक निफ्टी में स्पेस दिया जाता है। मात्र 12 बैंक्स हैं जो उसके अंदर शिरकत करते हैं। उसके अंदर बैंक निफ्टी में हमारी इंडसइंड बैंक आज का जो स्टॉक है वो भी प्रेजेंट है। मार्केट कैप आज के मार्केट क्लोजर के साथ में 1.15 ट्रिलियन रुपीस का है, जो एक ठीक ठाक है बैंकिंग सेक्टर में। पहले मैं पीयर कंपेरिजन से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बोल बताना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग स्पेशली जनरली मोर और लेस इधर ये अपर साइड में जा रही है। जो प्रोमोटर्स की है उसकी मार्जिनली बहुत 0.02% की फॉल आया प्रोमोटर होल्डिंग में। सो वी कैन इग्नोर इट, मोर और लेस इट इज स्टेबल। डीआईआई इसकी थोड़ी सी कम हुई है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1%
इंक्रीज आया है FIIs की शेयर होल्डिंग में, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। और अदर्स जो रिटेलर्स है, HNIs और अल्ट्रा HNIs होते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग में भी 1% के आसपास की इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग एंड प्लस साइन, क्योंकि इनका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली दे आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। पीयर कंपैरिजन में मैंने आज इसके साथ में, इस बैंक के साथ में प्राइवेट सेक्टर के ही 3 और दिग्गजों को मैंने इसके साथ शामिल किया है। इन तीनों की भी प्रेजेंस हैं बैंक निफ्टी के अंदर। इनकी वेटेज इंडसइंड बैंक से ज़्यादा है, ऑब्वियसली बैंक बड़े हैं इससे, और इसके इन चारों में सबसे छोटा बैंक अभी इंडसइंड बैंक ही है। मार्केट कैप 1.15 जैसे मैंने बताया ट्रिलियन। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट जो इन्होंने एडवांसेस दिए हैं, और जो एडवांस देने के लिए जो फंड इनके पास में टर्म डिपॉजिट्स और अलग अलग डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स के जो डिपॉजिट्स आते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स, अलग अलग जो भी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू बैंक डिपॉजिट्स इकट्ठा करती है कस्टमर्स से, उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना का लगभग 20,000 करोड़ का नेट इसकी इंटरेस्ट की इनकम होती है। यील्ड ऑन एडवांसेज जो 12.5% से ज़्यादा की है, दैट इज़ बेस्ट अमंग द पीयर्स। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो करती है वो बैंक इसमें वो ये बैंक 5.73% का नेट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स कर रही है। तो इंटरेस्ट स्प्रेड एंड नेट जो है, जो जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट इनकम है, उसी ढंग से उसी की इंटरेस्ट स्प्रेड में परसेंटेज वाइज में अगर बोलें तो 7.67% है, जो कि पीयर कंपैरिजन के लगभग बराबर सा ही चल रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 44% की कॉस्ट है। कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल्ड वे में ये बैंक काम कर रही है। 44% बेस्ट अमंग द वन ऑफ द बेस्ट अमंग द पीयर्स, बिकॉज HDFC बैंक का अगर हम इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट HDFC में ये जुड़ा हुआ है कि 6.64% का ही इंटरेस्ट स्प्रेड है, तो वहाँ पे वो सेटअप हो जाता है। सो तो कॉस्ट जो है वहाँ पे कम ऑटोमेटिकली HDFC की हो जाती है, बिकॉज इंटरेस्ट स्प्रेड भी उसका कम है। रेवेन्यू ग्रोथ 27% का है अभी इसके अंदर। इतना पीयर कंपैरिजन के अंदर इसका अगर हम देखें तो रेवेन्यू इसका ग्रोथ जो है सबसे कम है इन चारों में। नेट प्रॉफिट का अगर मैं परसेंटेज देखूं ग्रोथ का, तो लगभग 27.51% का प्रॉफिट में ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर में भी 27.59% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है, मोर देन 25% का। और बुक वैल्यू का ग्रोथ भी करीब करीब 14.5% का बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आ रहा है। मतलब ये स्टेबल रेशियोज़ हैं, इसमें मैं ये एग्जैजरेट नहीं करूँगा इनको कि ये पीयर कंपैरिजन बहुत अच्छे हैं और वी कैन बोस्ट ऑन देम, बट दीज आर एवरेज रेशियोज, स्टेबल रेशियोज आई कैन से। और रिटर्न ऑन एसेट्स 5% से ज़्यादा होना चाहिए, तो लेकिन अभी इसके अंदर करीब 1.92% का, सॉरी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये तो रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसमें लगभग 2% का इंडसइंड बैंक का है, 2.79 का कोटक का है, 2.10 एंड 3.09 रिस्पेक्टिवली फॉर ICICI एंड HDFC बैंक। तो ये एक अच्छा इसके अंदर पॉजिटिव नोट है। प्राइस अर्निंग 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 13 का 13.29 का है। इंडसइंड बैंक का 19.92 है। तो बाकी इनमें देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बेस्ट इन क्लास ये शेयर है कि आई शुड से कि अंडर वैल्यूड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि लेस देन 20 है ये अभी। और प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, तो 1.91 ये है इंडसइंड बैंक का, और 2.79, 2.99, 2.40, तो कंपैरेटिवली वो शेयर्स थोड़े से ओवर वैल्यूड आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 10 से ज़्यादा होना चाहिए, जो 15.29 है, तो इन सभी का ही 10 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ ओके। एंड ये दिस इज़ द पीयर कंपैरिजन, जो स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के चलते हैं कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस के हिसाब से, वो इन चारों के बीच में मैंने किया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आते हैं, अब इसका चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि पिछले 18 महीने में जो एवरेज एक
स्टॉक का जो वॉल्यूम चल रहा है वो लगभग 88 मिलियन 70 मिलियन, और मतलब 70 से 90 मिलियन के आसपास का महीने का जो 22-23 ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें एवरेज में यही एक एक वो नंबर ऑफ शेयर्स का वॉल्यूम चल रहा है। दैट इज़ स्टडी वॉल्यूम। वो अच्छा साइन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज और ड्रास्टिक फॉल नहीं आ रहा है वॉल्यूम्स के अंदर। दैट्स अ गुड साइन दैट पीपल आर स्टेबल टेकिंग considering the stock, taking them on the higher notes. ओवरसोल्ड जोन में है ये कुछ ऑक्सीलेटर्स में, जो आप अगर चेक करना चाहें तो जो भी ऑक्सीलेटर्स को आप फॉलो करते हैं उसमें आपको मिलेगा कि ये कुछ टाइम फ्रेम्स में है जो ये ओवरसोल्ड जोन में लेस देन 40 एंड अराउंड 30 के आसपास आपको मिलेगा। ये 52 वीक हाई लो अगर रेस्पेक्टिवली हम देखें तो 1700 और का हाई है और लगभग 1000 रुपये का इसका लो है। तो ये 700 रुपये का जो रेंज है, जो राइजिंग चैनल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर हमारे जो चार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ, इसका अभी तक का जो मंथली चार्ट लेके आ रहा हूँ मैं, वो आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक राइजिंग चैनल में ये मूव कर रहा है कंसिस्टेंटली, हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। स्पेशली जब कोविड के बाद में सारा जब बिज़नेस स्टेबलाइज होकर दोबारा शुरू हुआ था, जब मार्केट्स और जो भी लॉकडाउन के बाद में दोबारा खुले थे, तब आप देखेंगे कि उसके बाद में अच्छा एक अप मूव है, कंसिस्टेंट अप मूव बना रहा है हायर हाई और हायर लो के साथ में। और इसी चैनल में कुछ टाइम तक ये जो 50% की लाइन होती है उसके अंदर ही ये स्टॉक पहले कंसिस्टेंटली देख रहे हैं आप। ये वाली जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखिए इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली एक इसको रेजिस्टेंस के रूप में लिया था। बाद में जब इसको पिछले साल का जब हमने 23 का इसका ये रिजल्ट्स देखे थे, उसके बाद में स्टॉक ने एक अप मूव दिया और इसी डॉटेड लाइन को एक जब हम देखते हैं कि जब बहुत दिन तक कोई स्टॉक किसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर बढ़ता है तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन होती है वो उसका सपोर्ट बन जाती है। सिमिलर वे में ये इसका सपोर्ट बन के इन सभी मंथ्स में आप देख रहे हैं सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। स्पेशली जनवरी में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने एक 24 जनवरी को एक लो बनाया था बिकॉज ऑफ मेजर जो एक न्यूज़ आई थी इसके अंदर इंटरेस्ट स्प्रेड को लेकर के HDFC बैंक में। वन ऑफ द फैक्टर था HDFC बैंक का फॉल करने का, क्योंकि HDFC बैंक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है बैंक निफ्टी का। तो इसी वजह से एक ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक उस दिन लो मिला था। तो इसी में आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली डबल बॉटम भी बनाया। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो समझते हैं उसका मतलब ये होता है कि द स्टॉक इज शोइंग अ बुलिश मूव। हम इसके अंदर बुलिश मूव एक बहुत जल्दी देख सकते हैं, तो उसको डबल बॉटम का एक अच्छा बुलिश माना जाता है, इसको पैटर्न चार्ट पैटर्न मानते हैं। तो हैविंग सेड दैट इसका इस पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद में अब जो हम जिस जगह आते हैं वो हमारा क्रक्स होता है इस पूरे वीडियो का, वो होता है टारगेट्स को जज करने से पहले मैं एक बार आप आज की जो क्लोजिंग रही है इसकी और आज की जो इसने ट्रेडिंग किया है उसके बारे में बता दूं। 1484 का क्लोज दिया है आज इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। हाई बनाया था 1495 के आसपास का और लो था 1435 का, और तो हम कह सकते हैं कि 1485 जो है 95 के पास में है। तो हायर एक हाई एंड पर ही इन्होंने आज का इस स्टॉक ने क्लोज दिया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और कंजर्वेटिवली ऑल्दो ये स्टॉक इस लेवल पे भी खरीदने की उसके बाइंग लेवल्स पे हैं, अच्छा जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसके लिए बड़ा अच्छा एक मौका है। इवन यहाँ से भी अगर मान लीजिए ये स्टॉक 50 रुपये टूटता भी और 1430 से 40 के आसपास भी आता है ये स्टॉक, तो भी एक्यूमुलेट करने की चीज़ है ये। मैं जो भी इसके ऊपर जानकार हैं मैं उनको मैं मेरी यही एक निजी राय रहेगी कि आई एम सॉरी, इसके अंदर ये 1430-40 के आसपास भी अगर मौका मिलता है तब भी इसके अंदर और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एंटरिंग एट द करंट लेवल्स। तो इसके हिसाब से पूरे डिस्कशन का जो मैं अगर सार निकालता हूँ तो मुझे यही लगता है कि इस स्टॉक के अंदर दो टारगेट्स मेरे सामने आ रहे हैं। पहला टारगेट है 2050 का, जो कि लगभग 500 रुपये, यहाँ से 500-550 रुपये का अप मूव में लेकर के चल रहा हूँ। और उसके बाद में ये अचीव करता है
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अगर सक्सेसफुल रहता है इसको अचीव करने के बाद में, और वॉल्यूम्स और बाकी उस वक्त के मार्केट का इसका सपोर्ट मिलता है, तो दूसरा मूव इसका 2350 का इसको लेकर के जाएगा, जो कि और लाइफ टाइम हाई के भी इसको क्रॉस कर देगा. सो दीज आर द टू टारगेट्स दैट आई एम कैरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आप इसको इस हिसाब से ले सकते हैं. और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मैं इसके अंदर 100 रुपये का मात्र स्टॉप लॉस एक लेकर के चलूँगा. जो 1350 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तो मैं 100 रुपये अपना लॉस लेकर के इसमें स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा. ऑल्दो मैं जो टाइम फ्रेम लेकर के चल रहा हूँ वो काफ़ी लंबा है, तो स्टॉप लॉस इतना स्ट्रिक्ट नहीं रख के मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल रहूँगा कि अगर मैं उस वक्त मार्केट का सपोर्ट मिलता है फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न से, अगर कोई इसकी इस स्टॉक की हैमरिंग होती है फॉर एनी रीज़न और ये 1350 के नीचे ट्रेड करता है, इवन दो द एंटायर सेक्टर इज अदरवाइज अप, तो मैं मतलब पूरा जो निफ्टी और मार्केट सेंटिमेंट अगर बुलिश रहेगा जो कि अभी चल रहा है, तो मैं फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा. और 1350 के नीचे भी आएगा तो मैं उस वक्त का जो बैंक जो हालात होगा स्टॉक का उसके मुताबिक ही एग्जिट करूंगा. अदरवाइज मैं शायद स्टॉप लॉस उस वक्त मैं ना लूँ. रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली सारा जब पैरामीटर्स हम करते हैं तो 1:9 का एक हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, जो एक स्टॉक के अंदर हम लोग जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं स्पेशली वो सर्च करते हैं इस इतने बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड को. और टाइम होराइजन 12 से 15 महीना का मैं लेकर के चल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ये स्टॉक ये अचीव करते करते 12 से 15 महीने निकाल सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टॉक एंड दीज आर द एक्नॉलेजमेंट्स और मेजर सोर्सेज हैं आज की इन्फॉर्मेशन के. विकीपीडिया, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, google.co.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indusInd.com और moneycontrol.com, ये मेजर सोर्सेज हैं. और इसके अलावा भी जो कुछ पैरामीटर्स और जो कुछ एनालिसिस रिसर्च हमने की है, तो कुछ और वेबसाइट्स जो जिससे थोड़ा थोड़ा हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, बट दीज आर द मेजर वंस. So having said that, this is all about this particular stock. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको वीडियो आज की. और मैंने जो पिछले वीडियोस जो भी दी हैं उनके ऊपर आप अपनी राय और अपना स्टेटस जो भी रहा है, आपका किस स्टेज में है, अगर आपने उनमें ट्रेड लिया है तो कहाँ पर चल रहे हैं, बिकॉज वो मेरे हिसाब से सारे स्टॉक्स आज की डेट में अच्छा मूव दिखा रहे हैं. और मोस्ट ऑफ देम आर इन ग्रीन. बहुत कम अभी जो मार्केट बैटरिंग हुई है स्पेशली इस वीक में, उसके कारण अगर कोई स्टॉक नेगेटिव जोन में है तो डोंट कंसिडर इट एज ए नेगेटिव जोन, इट शुड बी एक्यूमुलेटेड because overall the market sentiment is bullish and you can accumulate if you have the appetite to accumulate the stocks at current levels as well. So having said that, this is all about दिस पर्टिकुलर एपिसोड. पेनी स्टॉक का भी मैंने सीरीज शुरू कर दी है. आपने पेनी स्टॉक पे जो मेरा पहला वीडियो आया है वो ज़रूर देखा होगा, पसंद किया होगा. पेनी स्टॉक्स जो हैं दोज आर मोर लाइक विंडफॉल गेन्स या लॉटरी हम कह सकते हैं. उसके अंदर की बहुत छोटी उसमें मिलती है, इसकी कॉस्ट प्राइस होती है, बट वी नीड टू बाई देम एंड फॉरगेट आफ्टर बाइंग देम. तो बस ये है कि वो पेनी स्टॉक जनरली बाइंग फ्रीज चलते हैं, और बाइंग फ्रीज चलने के कारण आपको गुड ट्रेडेड ऑर्डर्स या फॉर एवर बाई ऑर्डर्स लगा करके रखने पड़ते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ताकि जब भी वो स्टॉक उस लेवल पे आए और आपको मौका मिले तो डोंट लीव दैट थिंग कि आपको वो GTT नहीं लगा या फॉर एवर ऑर्डर नहीं लगा. तो प्लीज़ इंश्योर कि अगर मैंने कोई लेवल्स आपको दिए हैं और आपको लग रहे हैं कि वो लेवल्स वाजिब हैं और ट्रेडेबल हैं, उन लेवल्स पे वो ऑर्डर्स लगा करके छोड़ दीजिए. एंड फॉरगेट अबाउट दैट अमाउंट दैट व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग. और प्रोबेबली हम 1 साल बाद में शायद उस स्टॉक को दोबारा चेक करेंगे तो कोई मैनीफोल्ड वो आपको रिटर्न दे चुका होगा. ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है स्पेशली पेनी स्टॉक्स के साथ में. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स में मेरे पास में कुछ 3-4 स्टॉक्स और रेडी हो गए हैं, तो मैं होपफुली कल या फिर परसों में आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा. शायद तो उन पेनी स्टॉक्स के ऊपर जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको वो प्रेजेंट करूंगा कि ये 3-4 जो भी पेनी स्टॉक्स हैं वो एक साथ ही कर दूंगा ताकि वो एक ही वीडियो में आपका काम कंप्लीट हो सके. तो हैविंग सेड दैट, दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.
गुड बाय।